नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के रसोई घर में रसायन अर्थात किचन केमिस्ट में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि रसोई न केवल विद्या है, न केवल विज्ञान है, न केवल एक कला है, लेकिन भक्ति और साधना भी है। और उसको भक्ति और साधना के आयाम से हम देखेंगे तो रसोई का काम बोझ का नहीं अपितु आनंद का काम बन जाएगा। दूसरों को खाना खिला के तृप्त करने जैसा पुण्य एक भी नहीं है। ये बात हमारे सभी धर्म ने, सभी संप्रदायों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर में कही। अन्य सभी जगह विवाद हो सकते हैं, अन्य सभी जगह चर्चाएं हो सकती हैं, विचारणाएं हो सकती हैं देवताओं के बारे में, देवताओं की पाठ पूजन विधि के बारे में, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर में कोई बात कही हो तो एक ही बात कही है कि अन्नदान जैसा कोई दान नहीं है और किसी को खाना खिलाने जैसा कोई पुण्य नहीं है। तो हमें कहाँ अन्न क्षेत्र खोलना है? हमें तो केवल अपने परिवारजनों को इस भाव से खिलाना है कि उनकी वृत्ति सात्विक रहे, और वृत्ति सात्विक बनेगी तो अंततोगत्वा फायदा तो परिवार का ही है। क्योंकि कलह से, गुजराती में कहावत है, कलह से मटके का जल भी सूख जाता है, तो इंसान का रक्त तो सूखेगा ना। घर में बीमारी आती है, घर में कलह आता है तो व्यसन आता है। व्यसन इंसान क्यों करता है? कोई भी व्यक्ति व्यसन के प्रति मुड़ता है, इसका महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि वो घर से बहुत तनाव पाता है। बिजनेस में तो तनाव होता है, हर व्यक्ति समझ सकता है कि जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप धंधा करते हैं, जहाँ आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको कुछ पैसा मिल रहा है, वहाँ हर जगह आपको दबाव होगा। ये स्वाभाविक बात है, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, हर जगह से होता है। लेकिन परिवार एक ऐसी जगह होती है जहाँ व्यक्ति शांति चाहता है, सुकून चाहता है। इसीलिए हम चाहे कहीं पर भी घूमने जाएं, परिवार की याद आती है, घर की याद आती है। और मेरी दृष्टि से तो ये बहुत शोचनीय और विचारणीय बात है कि आजकल घूमना फिरना इतना क्यों बढ़ गया है। बहुत लोग ऐसा अहंकार से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम तो बहुत घूमते फिरते हैं। तो मैं सहजता से बोलती हूँ कि आपको परिवार से, घर से कुछ अलग क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ तनाव है, वहाँ शांति नहीं है। तो हम सोचते हैं कि चलो हम शांत पूर्ण वातावरण में जाएं तो हमारा माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता है, मनस्थिति भी बदलनी चाहिए। वरना तो हिल स्टेशन में जा के भी हम गर्म ही रहेंगे, यदि हमारे अंदर गर्मी रही तो। मुद्दे पे आते हैं कि हमने ये देखा कि अन्न के गुण और प्रभाव केवल वो पदार्थ में नहीं है, पकाने वाले की भावना से लेके खाने वाले की भावना तक ये सारी बातें एक श्रृंखला की तरह जुड़ी हुई हैं। तो पकाने की विधि तो हम जो प्रमाणभूत हैं हमारे ग्रंथों में वो देखेंगे ही, साथ साथ ये बातें जो मानस को लागू होती है, हमारे मनस को लागू होती है, माने कि हमारे मन को, बुद्धि को और चेतना को लागू होती हैं, वो भी साथ साथ में हम देखते जाएंगे। जो जिज्ञासु श्रोतागण हैं उसके लिए मैं एक निवेदन करूंगी। एक छोटा सा ग्रंथ है, नाम है उसका ज्ञान भैषज्य मंजरी। ज्ञान भैषज्य मंजरी, उसमें अध्यात्म और आयुर्वेद दोनों का समन्वय करके 75 या 78 के आसपास ही कोई श्लोक है उसके, 75 से लेके 80 के आसपास कुछ संख्या है। उसमें पहले 2 चरण होते हैं, उसमें अध्यात्म की बात की गई है और दूसरे 2 चरण में आयुर्वेद की बात की गई है। तो ये ग्रंथ पढ़ने जैसा है। आगे हम उसका संदर्भ भी आपको देंगे। तो हम बात कर रहे थे अन्न के गुण और स्वभाव की। तो उसमें हमने गेहूं का देखा था, चावल का देखा था, यव यानी कि जौ का देखा था। आज हम देखेंगे बाजरी और ज्वार। बाजरी और ज्वार खाना बहुत कम हो गया है, ये भी एक विचारणीय बात है। क्योंकि बाजरी और ज्वार में से लोग समझते हैं कि व्यंजन कम बनते हैं। जिस आटे से या जिस अन्न से अधिक रेसिपीज मिले, अधिक से अधिक व्यंजन बने, वो खाना लोग अधिक पसंद करते हैं। दूसरी बात, जो बनाने में थोड़ी कठिनाई हो वो लोग छोड़ देते हैं।
कोई भी कठिन बात को छोड़ देना, उसका विकल्प तुरंत पसंद कर लेना, ये एक मनुष्य की निर्बलता आज बन गई है। बाजरे की रोटी बनाना जो एक हमारी परंपरा से आई हुई एक कला थी, या ज्वार की रोटी बनाना या मक्के की रोटी बनाना, ये परंपरा से आई हुई एक वस्तु थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है। तो अब बाजरे की रोटी खाने के लिए लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि घर पे बनाना आता नहीं है। तो बाजरा और ज्वार दोनों की इतनी ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए हमारे डेली मेनू में कि जितनी गेहूं के वस्तु की या चावल की वस्तु की है। बाजरी गर्म है और इसीलिए उसको खाने का समय है सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में बाजरी बहुत बल देती है और सर्दी का मौसम ही खाने का मौसम होता है। तो बाजरे की रोटी गुड़ और घी, और या फिर बाजरे की रोटी और दूध, ये दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। और गांव में ये जो योग है उसको किसान लोग या फिर श्रमजीवी लोग बहुत पसंद करते हैं। सब्जी की भी ज़रूरत नहीं, जिनको प्याज लहसुन से परहेज़ नहीं, वो लहसुन की चटनी या प्याज के साथ बस ऐसे ही छाछ, ये 3 चीज़ से बाजरे की रोटी आराम से खा लेते हैं। और दूसरा कि गेहूं की नरम नरम रोटियां या फिर एकदम उससे भी नरम ब्रेड पाव खाने के हम इतने अभ्यासु हो गए। तो एक विज्ञान का नियम है या फिर समझ लीजिए कि एक ऐसा जगत का नियम है कि जो वस्तु का आप उपयोग कम करते हैं उसकी क्षमता कम हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरण आप खरीदो तो बेचने वाला क्या कहेगा, चलाते रहिएगा। वो नहीं चलाया, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टीवी, कुछ भी वस्तु 5 साल ऐसे ही पड़ी रही, एकदम खुली करके 2-4 दिन उपयोग किया फिर ऐसे ही पड़ी रही, फिर भी वो सर्विस मांगती हैं, चाहे वो वाहन हो, व्हीकल हो, कोई भी या कुछ भी हो। तो यही बात हमारे शरीर के अंगों पर भी लागू होती है। यदि हम बुद्धि का उपयोग कम करेंगे तो धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी। हम स्मृति शक्ति का उपयोग कम करेंगे तो वो क्षीण हो जाएगी। वैसे ही हम दांतों का उपयोग कम करने लगे। हर फ्रूट को फ्रूट के स्वरूप में ना खाते हुए हम जूस के स्वरूप में पीने लगे और बोले कि हम तो रोज फ्रूट का जूस पीते हैं। मैंने कहा क्यों, दांत कमजोर हैं? टुकड़े करके फ्रूट को खाइए। आम खाने का तो बेहतरीन तरीका है चूस के खाना, उसको एकदम अंदर ही कर लो और वो रस पीना बड़ी बढ़िया, चाहे देखने वाले को हम जैसे भी लगे, वो बात अलग है। लेकिन उससे फिर बाद में आता है उसको काट के खाने का, और उसके बाद आता है जूस बना के, आमरस बना के खाने का तरीका। तो गेहूं की रोटी नरम होती है, पाँव भी नरम होता है, तो हमारे दांतों को चबाने का अभ्यास ही गया। पहले तो बूढ़े लोग थे क्या करते थे, बाजरे के आटे का एकदम चूरा बना लेते थे, फिर उसमें दूध डालते थे या दही या छाछ डालते थे, और ऐसे जैसे छोटे बच्चे को भी ऐसे बना के दिया जाता है ना, वो सेरेलेक और वॉर्लिक्स का बाप है ये। उसमें तो वो क्या दावा करते हैं कि हम बेहतरीन गेहूं लेते हैं। कौन देखने गया है कैसे गेहूं लेते हैं वो। और आपके बच्चे के लिए दूध के बाद बहुत अच्छा विकल्प अमुक बेबी फूड ही है। तो इससे अच्छा है कि घर पे हम बाजरी के ज्वार के रोटी बनाएं, बच्चे भी खाए, बूढ़े भी खाएं, और जवान तो चबा के खाए, आराम से खाए। और जितना आप चबा के खाएंगे उतनी हमारी सलाइवा जो लार हैं वो उससे मिलेगी। इसीलिए बाजरी और ज्वार का चलन इसीलिए भी कम हुआ कि हमारे पास खाने का भी टाइम नहीं है। जो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है, जीवन की हमारी महत्वपूर्ण क्रिया है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। खाते खाते टीवी चालू है, खाते खाते मोबाइल चालू हैं, ये सब हैं। ये सब गतिविधियों को हमें समय देना पड़े, ऐसी हमारी व्यवस्था कहिए या आवश्यकता कहिए, जो भी है हो गया है। तो ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी परस्पर एक दूसरे से विरोधी गुण है। इसीलिए सर्दी के मौसम में बाजरा खाना है, गर्मी के मौसम में ज्वार खानी है। ज्वार ठंडी है, रुक्ष है, अधिक मात्रा में खाई तो वायु बढ़ा सकती है। इसीलिए ज्वार की रोटी के साथ छाछ होनी ही चाहिए, और बाजरे के रोटले के साथ, रोटला बोलते गुजराती में, घी होना ही चाहिए। बाजरा यदि कम घी के साथ खाया तो वो कब्ज करेगा, वो गर्म पड़ेगा,
त्वचा के संबंध या गर्मी के कारण पित्त प्रकोपित होने के कारण जो भी बीमारी आ सकती है वो बाजरा बिना घी के खाने से आ सकती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गांव में भी सबको पता है कि बाजरे के साथ क्या तो बोलते पर्याप्त मात्रा में घी। और सर्दी के दिनों में तो घी एकदम बढ़िया जमा हुआ होता है मिठाई जैसा, तो एकदम बाजरे के रोटले के ऊपर एकदम पूरा उसके जितना घी लगा दो और आराम से खाओ चबा चबा के, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, इतना वो मधुर लगता है। बाजरा मधुर है। उसी तरह ज्वार छाछ के साथ, जहाँ ज्वार ठंडी है, उसके औषधीय उपयोग देखें तो बाजरे की रोटी है वो स्तन्यवर्धक है, मानी कि माता का दूध बढ़ाती है। इसीलिए पशुओं को भी बच्चा हो तो उसको बाजरा उबाल के दिया जाता है या बाजरे की रोटी गुड़ के साथ दी जाती है। प्रसूता स्त्री को भी चाहे कोई भी मौसम हो उसको बाजरी का रोटी घी के साथ दी जाती है। उसमें अजवाइन डाली जाती है ताकि वो वायु ना करे, उसमें मेथी का चूर्ण डाला जाता है। ये प्रसूता का आहार है। आज प्रसूता का आहार वही है जो सबका है। इसीलिए स्तन्य मानी कि दूध नहीं आता है, कमर में पीड़ा रहती हैं, ये होता है वो होता है, वो आजीवन की फरियाद फिर प्रसूताओं की मानी कि स्त्रियों की हो जाती है यदि प्रसूताचर्या का वो बराबर पालन नहीं करती हैं। तो ज्वार ठंडी होने से ज्वार ठंडी होने से पित्त के रोगों में उसकी योजना करनी चाहिए। पित्त शमन अच्छा होता है ज्वार से। फिर ज्वार की जो लाजा बनती है वो बहुत बढ़िया नाश्ता है। जैसे चावल की जो पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं पफ्ड राइस, तो चावल की जैसे मुरमुरा बनता है वैसे ज्वार की लाजा बनती है और धार्मिक प्रसंगों में भी इस लाजा का उपयोग होता है। दूसरा, ज्वार पशुओं के लिए भी बढ़िया आहार है। पशु ज्वार का चारा बहुत पसंद करते हैं। सूखी ज्वार होती है उसका चारा पशुओं में भी वो गुणकारक है। गाय को भैंस को जो पालतू पशु है उसको दिया जाता है। दूसरा, बाजरा है वो शक्तिप्रद बहुत है। इसीलिए बाजरा खाने जो श्रमजीवी लोग हैं वो बाजरा खाना ही पसंद करते हैं। राजस्थान, गुजरात, उत्तर गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ इत्यादि में बाजरा पकता भी बहुत है और खाया भी बहुत जाता है। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो रोज़ खाते हैं उनको बाजरा गर्मियों में भी हानि नहीं करता है। जैसे कभी कभी खाते हैं उनको ये सारा पथ्य रखना है कि गर्मी में नहीं खाना है, ठंडी में खाना है। ज्वार गर्मी में नहीं खानी, ज्वार ठंडी में नहीं खानी है, गर्मी में खानी है। लेकिन जहाँ बाजरा उगता है वहाँ हर जगह 12 मास बाजरा खाने वाले लोग भी हैं। वही एकदम बढ़िया घी के साथ, गुड़ के साथ, प्याज लहसुन इत्यादि और सब्जी जो भी पदार्थ के साथ बाजरे के रोटले की योजना करना चाहे कर सकते हैं। सबके साथ हिल मिल जाता है। दूसरा, बाजरे में पथ्य ये रखना है कि वो घी के साथ खाना है। और बाजरे में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होने से उसमें जब रोटी बनाते हैं उसकी तब उसमें तेल डालना, जैसे हम गेहूं में या मैदे में या उसमें डालते हैं बेसन इत्यादि की रोटी बनाए तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें चिकनाई जिसको बोलते हैं वसा, चर्बी, वो पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए वो गेहूं की मात्रा अधिक शक्तिप्रद है। ज्वार का भी ऐसा ही है। ज्वार भी शक्ति देती हैं, साथ में पित्त शमन करती है। मानी कि दाह की तकलीफ जिनको भी रहती हैं या फिर तृषा, बार बार तृषा आती है, ऐसी तकलीफ रहती है तो उनके लिए भी ज्वार बहुत अच्छा औषध है। तो औषध लेने के लिए हम बहुत दौड़ते हैं। कभी बीमारी आई तो औषध लेने के लिए दौड़ लिए, और हमारे शरीर में कोई भी तत्व कम होता है तो टैबलेट के द्वारा या सीरींज के द्वारा या फिर बोतल के द्वारा हम लेना अधिक पसंद करने लगे हैं आजकल। वही यदि हमें आहार के स्वरूप में कोई बताए तो हम बोलेंगे वो दवाई थोड़ी हुई। केवल हमें हमारा फूड प्रोग्राम चेंज करना है, मानी कि हमारा डेली मेनू चेंज करना है। इससे हमें सभी प्रकार की दालों में जो प्रोटीन्स होते हैं, सभी प्रकार के बीन्स में जो सब्जियों में या बीन्स में जो भी प्रोटीन्स या जो भी न्यूट्रिशंस तत्व होते हैं वो सभी हमें आराम से मिल जाए। ए से लेके जितने भी विटामिन नए नए निकल रहे हैं वो भी नए नए निकल रहे हैं। पहले ABCD इतना ही था, जब हम पढ़ते थे हमारे सिलेबस में K नहीं था, मुझे याद है। लेकिन विटामिन K, हाँ, लेकिन जिनके पास विटामिन M ज़्यादा होता है ना उनके पास सब ये विटामिनों की कमी होती है। जिनके पास विटामिन M ज़्यादा है उनके पास बाकी सब विटामिन कम होते हैं शरीर के। विटामिन M माने मनी, वो ज़्यादा हो गया तो भगवान ने बाकी सारे विटामिन कम कर लिए और सोच भी इतनी वो वैसी कर दी
कि आहार की योजना वो बदलना नहीं चाहते हैं, विहार की प्रक्रिया बदलना नहीं चाहते हैं, विचार की स्तर पे तो वो कुछ विचार ही करना नहीं चाहते हैं, और बस हमें कुछ गोलियां दे दो, कुछ 2-5 इंजेक्शन दे दो, मंथली चेकअप करवा ले हम, और हम जल्दी सावधान हो जाए, हम डायबिटीज़ को रोक ले, हम बीपी को रोक ले, हम इसको रोक ले, हम उसको रोक ले। लेकिन मंथली चेकअप करवाते हुए भी वो अपनी बीमारियों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जीवन पद्धति ऐसी है। तो हमारे आहार में सभी प्रकार के जीवन सत्व यानी कि विटामिन्स, सभी प्रकार के हमारे शरीर को उपयुक्त हैं ऐसे सारे गुणधर्मों वाले धान्य, कड़धान्य, मसाले, फल, फूल, ये सब प्रकृति ने बनाए हुए हैं। ऐसा होता यदि कि ये सब बातें हम पैसों से खरीद सकते, इंजेक्शन या टैबलेट से खरीद सकते, तो कोई भी श्रीमंत बीमार ना होता और कोई भी गरीब स्वस्थ नहीं होता। लेकिन चित्र इससे विपरीत है। बहुत कम गरीब कायमी रोग के बीमार होते हैं और बहुत कम श्रीमंत स्वस्थ होते हैं। तो इसके ऊपर हम विचार करें कि हम जितने आर्थिक रूप से संपन्न बनते जाएं, वैसे वैसे हम थोड़ा मानसिक, बौद्धिक और चेतना के स्तर पे भी श्रीमंत बनने का प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने जो योजना बनाई आहार की, उसका अनुकरण करें। केवल फैशन के नाम से, केवल देखा देखी के कारण हम अपने आहार में ऐसा कोई परिवर्तन न करें, और कर लिया है तो उसको सुधार करें कि हमारे आहार में सभी प्रकार के जीवन सत्व, विटामिन्स और सभी प्रकार के पोषक मूल्य आहार से ही हमें प्राप्त हो जाए, और उस पोषक मूल्यों के अभाव से होने वाले रोग से हम पहले ही बच जाए। सही में कोई भी टॉनिक हमारा सुरक्षा कवच नहीं है, सही में कोई भी दवाई हमारे लिए सुरक्षा कवच नहीं है। हमारा आहार ही हमारा सुरक्षा कवच है। हम चिंता मुक्त होके खाए, हम आराम से खाए, चबा चबा के खाए, और सभी प्रकार के धान्यों, कड़धान्यों और सभी प्रकार के मसालों की व्यवस्थित योजना करके हमारे भोजन में उसको समावेश करें। आगे भी हम ऐसे मसालों के बारे में, कड़धान्य के बारे में, फलों के बारे में जानते रहेंगे, और साथ साथ ऐसी व्यवहारिक बातें और साथ साथ ऐसी जो हमारी परंपरा की बातें हैं उसको भी जानते रहेंगे। नमस्कार।